हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आपको यहां पर कोई पैकेज नहीं खरीदना है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, कोई कूपन नहीं खरीदना है। आपको सिर्फ अपनी कॉपी उठानी है, कलम उठानी है, बॉटल में पानी लेकर बैठ जाना है हमारे साथ और हम आपकी परीक्षाओं की सारी तैयारी जो है करवाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन के साथ में। स्टूडेंट्स, मेरा नाम आकाश आंगडाले है और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान की, जहां पर हम देख रहे हैं हमारा दूसरा अध्याय जिसका नाम है परमाणु की संरचना। एक ऐसा अध्याय जिसको अपने कक्षा 9वीं में भी पढ़ा हुआ है। राइट स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान में और कक्षा 12वीं की भौतिकी में, पूरे एक चैप्टर के नाम से, जिसका नाम है हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो ये कहानी क्या है। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि जो हमारे ये विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं, इसके दो मूल रूप से बिहेवियर होते हैं, दो नेचर होते हैं। भाई सीधी सी बात है, दुनिया में हर किसी के कुछ ना कुछ नेचर होते हैं। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही जो हमारा क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है। क्या है? तो भैया विद्युत चुंबकीय विकिरण है। राइट 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 राइट, बड़े ध्यान से कहानी सुनिएगा। हमने विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में सुना था, हमने पिछली कक्षाओं में विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में भी सुना था। कौन सी? तो जिनमें से सभी को आप पहले से जानते हो। याद करो गामा रेडिएशन के बारे में, याद करो पराबैंगनी किरणें होती हैं, एक्स किरणें होती हैं जिनके कारण हड्डियों में जो फ्रैक्चर है उसका पता लगाते हो। दृश्य प्रकाश, जिसको हम लोग जनरली प्रकाश या फिर लाइट कहते हैं, जो फिलहाल में यदि मैं आपको दिख रहा हूं तो वो भी लाइट के परावर्तन के कारण, यानी प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिख पा रहा हूं। बात समझ में आई। और भी बहुत सारे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। कौन सी भैया? सूक्ष्म तरंगे होती है। और कौन सी होती है? तो हमारे पास जो है वो रेडियो वेव होती है, जिसके बिना हम किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन यानी कि संचार नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर कहानी ऐसी है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को हम पहले से जानते हैं। अब ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ध्यान से सुनना, एकदम 2 रुपए का कॉन्सेप्ट है, आराम से निपटाएंगे। एक एक चीज को मैं आपके दिमाग के अंदर करने वाला हूं फिट। कैसे? सुनो। अब मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ लिखो। आज जो है निपटाते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस साल भी है, नेक्स्ट ईयर भी होगा। इंटरेस्टिंग कहानी क्या है, CUET, JEE, नीट, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बात समझ में आई? देखो इधर खेल शुरू हो चुका है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं विद्युत चुंबकीय, अरे यार लिख जा भाई। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? तो हम बात कर रहे हैं विद्युत चुंबकीय, राइट, विकिरण की। अब विकिरण कह लो, तरंग कह लो, क्या फर्क पड़ता है। तो अब ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ये 2 प्रकार की प्रवृत्ति या प्रकृति या नेचर जो है वो अपने पास रखता है। और क्यों रखता है, इसकी कहानी बड़ी सिंपल सी है। आपने कक्षा 10वीं में जो है इसके कौन से भाई कण या आपका पार्टिकल नेचर है उसके बारे में जाना था। मतलब आपने कक्षा 10वीं में प्रकाश के परावर्तन के बारे में सुना था, अपवर्तन के बारे में सुना था। इसका मतलब ये हुआ कि कक्षा 10वीं में हम इसकी एक प्रकृति, इसके एक नेचर के बारे में ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। ध्यान से देखना। तो ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, इसके मूलतः 2 प्रकार के प्रवृत्ति होती है। और कौन से 2 प्रकार की प्रवृत्ति होती है, इसी से मैं आपको अभी करवाने वाला हूं रूबरू। देखो मस्त मजेदार धमाकेदार टॉपिक है और ध्यान से सुनना। कोई टाइम पास नहीं चलेगा, कोई मक्कारी नहीं चलेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां से सवाल आना ही आना है। और यहां से फिजिक्स और केमिस्ट्री की एक बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी जो है वो आप लोगों के सामने आने वाली है। तो विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होता है, इसकी 2 प्रकार की आपकी प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती है, नेचर होता है। जो मानना है मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। विद्युत चुंबकीय विकिरण यदि परावर्तन जैसी चीजों को दर्शाता है, अपवर्तन जैसी चीजों को दर्शाता है, तो हम कहते हैं कि भैया ये इसका कणीय प्रभाव है। ये कैसा है? इसका कणीय प्रभाव है, ये इसकी कणीय प्रकृति है। पर यदि यह व्यतिकरण दर्शाता है, सवाल पैदा होता है कि व्यतिकरण क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है। तो कक्षा 12वीं में फिजिक्स में ये चीज भी आप पढ़ोगे। बस समझ लो कि 2 से अधिक तरंगे जब आपस में मिलती हैं
तो एक नई तरंग का उत्पादन होता है, एक नई तरंग जो है वो उत्पन्न होती है, उसको अपन व्यतिकरण कहते हैं। तो ये दर्शाता है तरंग। बात समझ में आई? तो सिंपल सी कहानी यह है कि आपका जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है इसका डुअल नेचर होता है। कैसा होता है? डुअल नेचर। जैसे कि हमारे फोन का भी डुअल नेचर होता है। हम सबके जो फोन होते हैं वो डुअल सिम वाले होते हैं। हम सबके जो फोन होते हैं वो डुअल सिम वाले होते हैं। हम दो अलग अलग नेटवर्क यूज कर सकते हैं। कुछ इसी तरीके से जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, कुछ इसी तरीके से ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है इसका डुअल आपका नेचर होता है। डुअल यानी द्वैत, दो प्रकार का। तो इसका जो है डुअल नेचर होता है, द्वैत प्रवृत्ति होती है। कैसी होती है? तो मैं लिख देता हूं द्वैत। तो कैसी होती है? तो भाई द्वैत प्रकृति होती है। और ये जो द्वैत प्रकृति होती है उसी का एक वर्जन आपका कण है और दूसरा वाला जो वर्जन है वो आपका तरंग है। बात समझ में आ गई? पक्का जी। तो इतना तो आप नोट कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? बताओ, इतना तो आप कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? कर लोगे ना? पक्का? चलो इतना नोट करो। अब ऐसा क्यों होता है? सुनो, क्या है कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, जिसमें वो 7 प्रकार की तरंगे आती हैं, जिसको इसके पहले वाली कक्षा में हमने डिस्कस किया था। कौन सी होती हैं? तो एक तरफ अपन लिख लेते हैं। काहे परेशान होना? नहीं होंगे परेशान, पूरा सीखेंगे आज। तो आप याद करो, एक तरफ हमने गामा रेडिएशन की बात की थी, गामा तरंगों की हम लोगों ने बात की थी। किसकी बात की थी? तो भाई गामा तरंगों की हम लोगों ने बात की थी। पूरा समझेंगे, एक एक समझेंगे। तो हमने गामा तरंगों की बात की थी। और किसकी बात की थी? तो भैया एक्सरे की बात की थी। गामा वेव्स अपन लिख देते हैं, हिंदी इंग्लिश में क्या फर्क पड़ता है। और एक्सरे की अपन ने बात की थी। और किसकी बात की थी? तो भैया सूक्ष्म तरंगों की बात की थी, माइक्रोवेव्स की बात की थी। और हमने किसकी बात की थी? तो प्रकाश की। तो ये जो हमारा प्रकाश है, जिसके बिना आप मुझे नहीं देख सकते, मैं आपको नहीं देख सकता, जिसके बिना हम देख ही नहीं सकते। बात समझ में आ रही है? ये भी एक प्रकार का क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण है। और किसकी बात की थी? तो भैया रेडियो वेव की बात की थी, रेडियो तरंग की बात की थी। तो ये जितने भी हमारे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इन सबके दो प्रकार की प्रकृति होती है, नेचर होता है, बिहेवियर होता है। कौन सा होता है? जब ये सभी जो है परावर्तन दर्शाते हैं, अपवर्तन दर्शाते हैं, तो हम कहते हैं कि इसका जो प्रकृति है, इसका जो नेचर है वो कैसा है? कणीय है। मतलब जब ये क्या दर्शाते हैं? जब ये दर्शाते हैं ये दो चीजें, परावर्तन, तो हम कहते हैं कि भैया कणीय प्रवृत्ति है। क्यों है कणीय प्रवृत्ति? एक कण लीजिए, उसको इधर बोर्ड में मारिए, नहीं इधर नहीं मारिए, नहीं तो पढ़ेंगे कैसे फिर। एक दीवार में मारिए, एक पत्थर लीजिए छोटा सा, उसको दीवार में ऐसे मारिए। एक बॉल लीजिए, दीवार में ऐसे मारिए, बॉल ऐसे जाएगी और टकरा जाएगी और फिर परिवर्तित हो जाएगी। मतलब कण का होता है परावर्तन। तो यदि ये परावर्तन दर्शाता है, यदि प्रकाश आपका परावर्तन दर्शाता है, तो ये कणीय प्रभाव हुआ। ये कैसा हुआ? कणीय प्रभाव हुआ, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। परावर्तन के साथ साथ ये अपवर्तन भी दर्शाता है, याद करो। परावर्तन के साथ साथ ये अपवर्तन भी दर्शाता है, जिसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं, जो कि लेंस में होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो उस अभी फिजिक्स में अपन नहीं जाएंगे, उतने डीप में अभी हम नहीं जाएंगे। सुनो ये कहानी, देखो। तो कोई भी विद्युत चुंबकीय विकिरण कौन से होते हैं? तो इनमें से कोई भी आप ले सकते हो। कुछ एक और बचे कुछ हैं, उसको भी अपन लिख ही देते हैं। इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त होता है, उसको भी अपन लिख देते हैं। और कौन से होते हैं भैया? तो गामा हो गया, और परावैगनी भी होते हैं, इसको भी अपन लिख देते हैं। बात समझ में आई? तो कुछ भी नया नहीं है। तो इनमें से कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंगे, प्रकाश क्या है? तो एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। जब इनमें से कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंगे परावर्तन या फिर अपवर्तन दर्शाती है, तो हम कहते हैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है उसकी वो कौन सी प्रवृत्ति है? कणीय प्रवृत्ति है। पर यदि इनमें से कोई भी व्यतिकरण दर्शाती है, क्या दर्शाती है? तो भैया व्यतिकरण दर्शाती है। इनमें से कोई भी यदि आपकी व्यतिकरण दर्शाती है या फिर विवर्तन दर्शाती है,
या फिर विवर्तन दर्शाती है, जिसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं, तो वो उसकी तरंग प्रवृत्ति है। बात समझ में आई? तो देखो, परावर्तन और अपवर्तन तो आप पहले से जानते हो। व्यतिकरण और विवर्तन जो है ये आप कक्षा 12वीं में भौतिकी में पढ़ने वाले हो। अपन सिर्फ समझ लेते हैं कि होता क्या है, डीप में अपन नहीं जाएंगे क्योंकि अपना सिलेबस वैसे ही बहुत बड़ा है। बात समझ में? देखो, व्यतिकरण का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंटरफेरेंस करना। अब इंटरफेयर करने का मतलब क्या होता है भैया? बीच में आ जाना। तो दो तरंगे, एक तरंग इधर से आई, एक तरंग इधर से आई, दोनों तरंगे आपस में अगर यदि मिल गई तो क्या कहलाएगा? वो व्यतिकरण कहलाएगा। दो तरंगे यदि आपस में आकर मिल गई तो वो क्या कहलाता है? व्यतिकरण कहलाता है। इंटरफेरेंस से याद रखना, बीच में आ जाना। एक तरंग के रास्ते में दूसरी तरंग का आ जाना क्या कहलाएगा? आपका व्यतिकरण कहलाएगा। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी? पक्का जी? हाँ जी? डाउट है? कमेंट बॉक्स। नहीं है? बहुत बढ़िया। चलो, तो व्यतिकरण हो गया। अब एक है आपका विवर्तन। एक क्या है आपका? विवर्तन। इसको अपन बोलते हैं डिफ्रैक्शन। मतलब कोई, देखो, कोई भी इनमें से किरण जा रही है, ऐसे रास्ते में से किरण, मतलब तरंग की बात हो रही है, नहीं तो किरण जा रही है, कोई लड़की की बात नहीं हो रही है यहां पर। बात समझ में? चलिए भाई, तो यदि एक किरण ऐसी जा रही है, अच्छा उससे भी समझेंगे। सुनो अब कहानी। देखो, अभी देखा है कि आपको एक वस्तु दिख रही है। अब यहां से एक तरंग आ रही है, अब आई 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 और ये यहां से मुड़ गई। तो किसी भी पदार्थ या वस्तु के किसी किरण के रास्ते में आने पर परावर्तित इधर उधर टर्न हो जाना, मुड़ जाना, क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। परावर्तन अपवर्तन अलग कहानी है, व्यतिकरण और विवर्तन अलग कहानी है। जब भी कोई तरंग क्या होगी, किसी वस्तु के रास्ते में आने पर टर्न हो जाएगी, मुड़ जाएगी, उसको अपन बोलेंगे कि भैया उसका विवर्तन हो रहा है। तो व्यतिकरण और विवर्तन यदि कोई चीज दर्शा रही है तो वो उसका कौन सा नेचर है? तरंग प्रभाव है, तरंग प्रकृति है, तरंग आपका व्यवहार है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फिर से देखो, इनमें से कोई भी तरंग, इनमें से कोई भी तरंग जो कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कि आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है, यदि वो परावर्तन और अपवर्तन दर्शाती है, जो कि सभी दर्शाती हैं, तो हम कहते हैं कि इसका क्या है? कणीय व्यवहार है। वो एक कण के जैसा बिहेव कर रही है, उसका जो व्यवहार है वो कैसा है भैया? कण के जैसा है। बात समझ में आई? पर यदि इनमें से कोई भी एक व्यतिकरण या विवर्तन दर्शा रही है, व्यतिकरण या विवर्तन दर्शा रही है, तो वो उसका कौन सा प्रभाव है, वो उसकी कौन सी प्रकृति है? तो वो उसकी तरंग प्रकृति है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है, मोटी मोटी बात यदि अपने समझ में आई, जो कि हम सबके भेजे में चली गई, और वो क्या है? वो ये है कि भैया विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होता है, उसके दो प्रकार होते हैं। कण रूप होता है और कैसा होता है? तरंग रूप होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो तरंग रूप वाला भाग था, इसको हमने कब पढ़ा था? ध्यान से देखिएगा, इसको हमने पढ़ा था इसकी पहली वाली कक्षा में। आज हम पढ़ने वाले हैं इसके कणीय प्रकृति को, इसके कणीय व्यवहार को, जिसको हम पढ़ेंगे किस टॉपिक में भैया? आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव। बात समझ में आ गई? इस कहानी को एक और तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। बात समझ में आ गई? ये बताओ पहले, इतना समझ में आ गया? कौन दिक्कत वाली बात नहीं ना? यदि है तो कमेंट्स में पुट कर दो, और यदि कोई डाउट नहीं है, सब कुछ बढ़िया से समझ में आ गया, तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले इसको नोट करो। कर लिया? और यार बताया तो करो, रेडिया लिखा हुआ है, इसको अपन लोग रेडियो बोलेंगे। पक्का जी? सिंपल है कहानी। कर लिया नोट? अब सुनो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में देखा था, विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में देखा था। अब इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखना। अब मैं एक विद्युत चुंबकीय तरंग बनाने वाला हूं, और इसको मैं दोनों तरीके से आप लोगों को दर्शाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से देखना, सिंपल सी ये कहानी है जो मुझे आपको सुनानी है। देखो, मान लेते हैं कि हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे इस दिशा में जा रही है। थोड़ा ऊपर कर लें, दिशा बता दें इसकी। चलो, मान लेते हैं कि हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे इस दिशा में जा रही है। आपने कहा सर ठीक है, जाने तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है।
अब विद्युत चुंबकीय तरंगें उस दिशा में जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। मजेदार बात। तो भैया ये हमने बना दी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लो बन जा रहे बाबा बढ़िया से, ये बनी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बनती रहेगी। सारी तो बनाऊंगा नहीं, पूरा टाइम उसी में चला जाएगा। तो ये बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो है आपका विद्युत चुंबकीय विकिरण इस दिशा में जा रहा है। बोलिए यस सर। तो इस तरीके से अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली। अब एक काम करते हैं, अब बनाते हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड अपन ऐसे बना लेते हैं। तो ये सब हम लोग कर चुके हैं स्टूडेंट्स। आप प्लीज पुरानी वाली क्लास में जाकर देख लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा जो है पुराना वाला इस क्लास में रिपीट करेंगे तो ये अपना बहुत सारा समय जो है वो खा जाएगा। बात समझ में? तो इसमें अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से दर्शाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से दर्शाते हैं। दोनों ही सदिश होती है, इसलिए दोनों के ऊपर अपन ने एक तीर बना दिया है जो कि सीधे उधर की तरफ ऐसा दर्शाया जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये है आपका विद्युत चुंबकीय विकिरण। कैसा है? विद्युत चुंबकीय विकिरण। अब नजरिए की बात आ गई। अब भैया बात किसकी आ गई? नजरिए की। तो नजरिए की बात क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मस्त वाली कहानी सुना रहा हूं, ठीक है? अब ये नजरिए की कहानी क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उसके दो आपके क्या होते हैं? व्यवहार होते हैं। एक व्यवहार उसका जो है वो कौन सा होता है? तो भैया वो होता है आपका कणीय व्यवहार होता है, और एक व्यवहार जो है वो आप कौन सा होता है? तो वो तरंग व्यवहार होता है। तो एक तरफ इसका कणीय व्यवहार है, राइट, एक तरफ इसका क्या है? तो भैया कणीय व्यवहार है, तो अपन इसको ऐसे बना देते हैं, और एक तरफ इसका तरंग व्यवहार है, तो थोड़ा बड़ा बना देते हैं। साथ साथ में नोट करते जाओ, मस्त वाली कहानी, धमाकेदार कहानी, ठीक है? तो एक तरफ तो एक कण जैसा, जब ये कण जैसा बनेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? और जब ये तरंग जैसा बनेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? वो सुनो, बढ़िया मस्त है, ठीक है? अब जब ये तरंग जैसा बनेगा ना तो इसको अपन पता है कैसे दर्शाएंगे? हम कहेंगे यार सुनो, बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड मत बनाओ, बार बार मैग्नेटिक फील्ड मत बनाओ, ऐसी मजबूरी में अपन ने साइंस लिया हुआ है, राइट? अपने को वैसे ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम समझने के लिए आसान तौर पर इसको अपन ऐसे बना देते हैं। हम कहते हैं कि भैया विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं वो इस तरीके से आगे की तरफ जा रही है। आपने कहा हाँ सर, मान लिया। हमने कुछ और चीजें पिछली कक्षाओं में पढ़ी थी, आप याद करो। तो मैंने आपको बताया था कि भैया यहां से लेकर यहां तक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, रुको जरा। तो मैंने आपको बताया था कि यहां से लेकर यहां तक जो दूरी होगी उसको हम तरंग की लंबाई बोलेंगे, और इसको हम तरंग दैर्घ्य बोलेंगे, और इसको हम वेवलेंथ बोलेंगे। आपने कहा था बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण को जब तरंग के नजरिए से देखोगे, बात समझ में आई? विद्युत चुंबकीय तरंगों को जब आप विद्युत चुंबकीय विकिरण को लिख देते हैं ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से देखो, निपटाएंगे इस टॉपिक को आज, है ना? ध्यान से देखो, ये क्या है? तो ये विद्युत चुंबकीय विकिरण है। बात समझ में आ रही है? मत घबराओ। कोई यदि कक्षा 12वीं में है और उसको यदि भौतिकी में कोई दिक्कत है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, क्योंकि ये फिजिक्स में भी है, तो वो भी देख सकता है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है? तो यहां पर दिया हुआ है आपका विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो यहां पर है आपके पास विद्युत चुंबकीय विकिरण। विद्युत चुंबकीय विकिरण को यदि हम तरंग के नजरिए से देखेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा। यहां पर हमने कुछ एक फॉर्मूले देखे थे, वो भी मैं पटक देता हूं, काहे घबराते हो? ये लो, एक फॉर्मूला अपन ने देखा था, C = λ/ν। आपको यदि याद हो तो C जिसमें तरंग की क्या थी? तो C जिसमें तरंग की निर्वात में चाल थी, जिसको हमने लिखा था कितना कितना कितना, तो इतना इतना इतना। C बराबर अपन ने लिखा था 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, आपको यदि याद हो तो। जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि भैया 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर कोई भी आपकी विद्युत चुंबकीय विकिरण। कौन से होते हैं ये सारे?
कोई भी आपका विद्युत चुंबकीय विकिरण यदि है तो निर्वात यानी कि वैक्यूम में वो कितना ट्रेवल करेगा, इनमें से कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग हो सकती है, तो कितना ट्रेवल करेगा, तो भैया वो ट्रेवल करेगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई? तो एक सूत्र अपन ने ये देखा था जिसमें C आपकी प्रकाश की या विद्युत चुंबकीय विकिरण की चाल है, लैम्डा आपका क्या है, तो भैया प्रकाश आपकी जो तरंग है ना, इसके 1 इकाई की लंबाई है, और ये जो इसके 1 इकाई की लंबाई है इसको अपन ने वेवलेंथ कहा था, तरंग दैर्घ्य कहा था। और जो ये न्यू दिख रहा है, ऐसा उल्टा मुल्टा मरोड़ता हुआ न्यू V दिख रहा है, ध्यान से देखो V कैसा बना होगा, ये न्यू कैसा बना होगा, देखो ऐसा छोटा वाला V बनाओ और इसको ये यहां पर ऐसे फोर्स लगाओ तो ये बदल जाएगा ऐसा। बात समझ में आई? आप याद करो क्लास में बैठे बैठे अपने पड़ोस वाले स्टूडेंट को ऐसे कमर में ऐसा करते हो, ऐसे किया कमर में, और वो ऐसा बन जाता है टेढ़ा। तो वैसे ही क्या हुआ, अपन ने V को ऐसे उसके कमर में ऐसे ना गुदगुदी की। कैसे याद रखोगे, अपन ने छोटे वाले V के कमर में गुदगुदी की तो वो किस में परिवर्तित हो गया भैया, न्यू में परिवर्तित हो गया। किस में परिवर्तित हो गया, न्यू में परिवर्तित हो गया। और इसको अपन ने क्या कहा, इसको अपन ने आवृत्ति कहा था। बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, पिछली कक्षा में सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो न्यू आपकी आवृत्ति है, लैम्डा आपकी तरंग दैर्घ्य यानी कि आपकी वेवलेंथ है, C आपकी विद्युत चुंबकीय विकिरण की जो चाल है वो है। एक फॉर्मूला अपन ने और देखा था जिसमें हमने न्यू बार निकाला था, जिसको हम लोग तरंग संख्या कह रहे थे, और ये आपका 1/λ था। तो न्यू बार को अपन ने तरंग संख्या कहा था, तो इसको हम लोगों ने तरंग संख्या कहा था। यहां तक की कहानी जो है वो भी बड़ी सिंपल है। तो ये सब हमने पिछली कक्षा में देख लिया था, मतलब इसका तरंग व्यवहार जो है वो हमने देख लिया था। अब वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया, इन्होंने कहा नहीं यार, क्योंकि आपकी जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है उसमें परावर्तन भी हो रहा है और अपवर्तन भी हो रहा है, तो अपन ऐसे नहीं करते, अपन थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। अपन कहते हैं कि भैया अपन ऐसे नहीं करते। ध्यान से सुनिएगा, मस्त वाली कहानी, धमाकेदार कहानी। इन्होंने कहा अपन ऐसे नहीं करते, तो कैसे करते हैं? तो इन्होंने कहा देखो ये एक प्रकाश है ना, ये ऐसा, तो ये जो प्रकाश है या विद्युत चुंबकीय विकिरण है, इसकी जो 1 इकाई है, इसकी अब ध्यान से सुनना, यहां से कहानी, कोई भी 1 इकाई ले सकते हैं अपन, बेटा अपन यहां से यहां तक ले सकते हैं, या फिर हम इधर से इधर तक भी ले सकते हैं। तो ये जो 1 इकाई है ना 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 ना, ये जो 1 इकाई है, उन्होंने कहा कि भैया इसकी जो 1 इकाई है इसको 1 कण मान लिया जाए। इसकी जो 1 इकाई है इसको 1 कण मान लिया जाए। इसको क्या मान लिया जाए, तो भैया जी इसको मान लिया जाए 1 कण। तो इसकी 1 इकाई को 1 कण मान लिया जाए, तो जब इसकी 1 इकाई को आप 1 कण मान लोगे तो ये कैसा दिखने लगेगा, ध्यान से देखो, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। सिंपल सी ये कहानी, देखो ध्यान से, मजेदार। इसकी 1 इकाई को आप यदि 1 कण मान लोगे तो ये कैसा दिखेगा, तो कण बना देता हूं, ध्यान से देखो, देखो 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 देखो। अपन ने कहां से शुरू किया था, हम यहां से शुरू करते हैं। तो यहां से यहां तक 1 कण हो गया आपका, फिर भैया यहां से यहां तक दूसरा कण हो गया आपका, वाह क्या बात है। फिर यहां से यहां तक देखो ना, एक जैसे देखो, इधर से शुरू हुआ यहां खत्म हुआ, फिर यहां से शुरू हुआ यहां खत्म हुआ, यहां से शुरू हुआ यहां खत्म हुआ। तो इस तरीके से जो है इसकी 1 इकाई को यदि हम 1 कण मान ले, इसकी 1 इकाई को यदि हम 1 कण मान ले, तो उस 1 कण को इन्होंने नाम दिया, क्या दिया, तो उस 1 कण को इन्होंने एक नाम दिया, और उसी 1 कण को या विकिरण की जो 1 इकाई है उसको इन्होंने कहा फोटॉन। क्या कहा, तो भैया वो कहलाया आपका फोटॉन। इसको अपन लिखेंगे इस कलर से। बात समझ में आई? तो ये कहानी है किसकी, फोटॉन की। बात समझ में आई? तो फोटोन नहीं, क्या कहलाएगा, तो भैया ये कहलाएगा आपका फोटोन। क्लियर है कहानी, सिंपल है कहानी। तो यदि आपसे कोई पूछे कि जो फोटोन है, जैसे इलेक्ट्रॉन एक कण है, जैसे प्रोटॉन एक कण है, जैसे न्यूट्रॉन एक कण है, वैसे फोटोन क्या है, तो फोटोन जो है वो आपके विद्युत चुंबकीय विकिरण का
किस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है, तो भैया उसका कणीय रिप्रेजेंटेशन है, वो जो एक इकाई है जिसकी लंबाई अभी भी उतनी ही है, जिसकी लंबाई अभी भी लैम्डा ही है, किधर भी ले सकते हो एक इकाई। बात समझ में आई? तो ये जो आपका विद्युत चुंबकीय विकिरण का कणीय रूप है, विद्युत चुंबकीय विकिरण का ये जो कणीय रूप है, उसकी जो एक इकाई है, उसको आपने क्या कहा? फोटॉन। और इस तरीके से एक नया नाम दुनिया के सामने आया, और उस नए नाम का नाम क्या है? तो नए नाम का नाम क्या है बाबूजी? तो इसका नाम है आपका फोटॉन। बात समझ में आई? अब ये जो आपके सामने डायग्राम है ना, इसको बड़े ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि सारा जो कंफ्यूजन है वो यहीं से शुरू होता है, और सारे आपके सवालों का जो जवाब है वो आपको यहीं पर मिलेगा। कैसे मिलेगा? सुनो भैया। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण में यदि विद्युत चुंबकीय विकिरण यदि तरंग जैसा दर्शाया जाता है तो ये वाले सूत्र उपयोग होते हैं, और विद्युत चुंबकीय सूत्र यहां पर भी वही लगेंगे। पर विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी प्रकाश विद्युत चुंबकीय आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या विद्युत चुंबकीय विकिरण यदि कणीय रूप में देखा जाए, यदि कणीय रूप में देखा जाए तो उसकी जो एक इकाई है उसको हम क्या बोलेंगे? तो भाई उसको अपन फोटॉन बोलेंगे। तो इस तरीके से अपन ने ये तो जान लिया कि भैया दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? तो दो तरीके होते हैं। बात समझ में आई? जैसे गब्बर सिंह पूछता ना कितने आदमी थे, गब्बर सिंह पूछता नहीं पूछता है सांबा से, कालिया से कि सांबा से? बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो जैसे गब्बर डाकू कालिया से पूछता है कि कितने आदमी थे, वैसे ही यदि हम विद्युत चुंबकीय विकिरण से पूछें कि कितना नेचर, कितने प्रकार का आपका नेचर होता है, कितने प्रकार की आपकी प्रकृति होती है, तो आपका रिप्लाई होना चाहिए दो। कौन सी? तरंग प्रभाव और कण प्रभाव। बात समझ में आई? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे ये दोनों प्रभाव जो है वो प्रदर्शित करती है। यदि विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यतिकरण और विवर्तन जैसी चीजें दर्शाती हैं तो इसका मतलब वो उसका तरंग प्रभाव है। यदि विद्युत चुंबकीय तरंगे कण जैसा यानी कि परावर्तन और अपवर्तन जैसी चीजें दर्शाती हैं तो ये उसका क्या है? कणीय प्रभाव है। बात समझ में आई? सिंपल सी ये कहानी है। और कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे या विकिरण? तो भैया ये सारी। कैसे पता इनके बारे में? तो पिछली कक्षा में अपन ने पढ़ा था, अपनी किताब में भी बना हुआ है। बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात, नोट करो। कर लिया? नोट करो। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी। तो आज के बाद यदि मैं फोटॉन शब्द उपयोग करता हूं, आज के बाद यदि मैं फोटॉन शब्द उपयोग करता हूं तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की एक इकाई की बात कर रहा हूं। बात समझ में आ गई? नोट करो, कुछ धमाकेदार करने वाले हैं इसके बाद। चलिए भैया, तो फोटॉन क्या है इसके बारे में आप लोगों को जानकारी लग गई है। फोटॉन मतलब आपकी जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है उसकी जो एक इकाई है, यदि हम उसको कण के रूप में देखें, हम बोलेंगे भैया कण है, तो ये आपका क्या होगा? फोटॉन होगा। मतलब मान लो कि यहां से आप एक बल्ब जला रहे हो, ध्यान से देखना, मस्त कहानी बता रहा हूं, ठीक है? मान लेते हैं कि आप यहां पर जो है एक बल्ब जला रहे हैं। क्या जला रहे हैं? तो एक बल्ब जला रहे हैं। ये इधर पे अपना बल्ब जल रहा है। मान लेते हैं कि हम यहां पर जो है एक बल्ब जला रहे हैं। क्या जला रहे हैं? तो वही बल्ब जला रहे हैं। ये एक बल्ब है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसा बल्ब होता है? मान लो यार, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये बल्ब जो है इससे क्या निकलेगी? लाइट निकलेगी, प्रकाश निकलेगा। और प्रकाश क्या है? एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। तो यदि हम उसको फोटॉन के रूप में देखने की कोशिश करेंगे तो हम कैसे कोशिश करेंगे, कैसे देखेंगे? ध्यान से देखिएगा। एक बल्ब बनाते हैं अपन तो सबसे पहले, है ना? ये देखो बल्ब बनाया, ऐसी तो होता है बल्ब, याद करो। ये यहाँ पर ऐसा उसका फिलामेंट बना होता है ना? और ये इस तरीके से अपन उसको बिजली देते हैं। अब यदि इससे क्या निकल रहा है? आपका फोटॉन निकल रहा है, राइट? तो उसको अपन कैसे बनाएंगे? बड़े ध्यान से देखिएगा। आपका भैया ये पहला कण हो गया, इसको आपने पहला फोटॉन कह दिया, इसको आपने दूसरा फोटॉन कह दिया, इसको आपने तीसरा फोटॉन कह दिया। तो किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग की जो एकल इकाई होगी, इसको अपन लोग कैसे दर्शाएंगे? तो हम इसको फोटॉन के रूप में दर्शाएंगे। तो ये देखो यहां पर बहुत सारे अब जो फोटॉन है वो निकल रहे हैं। बात समझ में कि निकल आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे ही रही हैं, पर यदि हम इसको कण के रूप में देखने की कोशिश करेंगे तो वो जो कहानी है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो कितने फोटॉन बनाए मैंने? 4 फोटॉन बनाए। क्या सिर्फ 4 होंगे? तो नहीं होंगे।
आपको समझाने के लिए बनाया गया है। अनगिनत फोटोन निकलते हैं किसी भी प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण वाले स्रोत से। मतलब जब आप एक बल्ब जलाते हो तो अरबों खरबों करोड़ों लाखों, जहां तक आपको गिनती आती है, नील पदम शंख वंख, जहां तक आपको गिनती आती है उतने फोटोन यहां से निकलते हैं। बात समझ में आ रही है? और इसी फोटोन को हम तरंग संख्या भी कहते हैं, जिसको हम लोग न्यू बार से बताते हैं। अब क्योंकि ये जो सारी कहानी है आप लोग ये लोग पहली बार सुन रहे हो, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, पर आप मेरे साथ इन सब का डिस्कशन कीजिए, पक्का पक्का आपके दिमाग के अंदर सारी चीजें हो जाएंगी फिट। तो अपन ने कितने फोटोन बनाए? तो भाई यहां पर अपन ने 3 फोटोन बनाए। क्या सिर्फ 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे? तो नहीं, हर तरफ यहां से निकलेंगे फोटोन। तो आज के बाद यदि मैं कह रहा हूं कि दृश्य जा रहा है, प्रकाश जा रहा है, कोई भी प्रकार की तरंग यदि जा रही है, तो यदि हम उसका कणीय रूप देखेंगे तो उससे क्या जा रहे हैं भैया? फोटोन जा रहे हैं। अब ये जो फोटोन है इसकी कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी, फोटोन की कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, जब किसी चीज की आवृत्ति ज्यादा होती है तो इसका मतलब यह हुआ कि कम समय में वो चीज ज्यादा बार हो रही है, तो उस समय उसकी ऊर्जा भी होगी। तो हम एक काम करते हैं, हम एक बढ़िया सी चीज सीखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम एक मजेदार चीज पहले सीख लेते हैं, उसके बाद जो है इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और वो चीज क्या है, ध्यान से देखो। अब मैं कह रहा हूं विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होगी ना, उसकी ऊर्जा की बात करेंगे, क्योंकि आपको तो पता है कि जो प्रकाश है वो भी एक प्रकार का ऊर्जा का प्रकार है। तो हम बात कर लेते हैं यहां पर विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं आपकी, विद्युत चुंबकीय तरंगे की ऊर्जा अपन निकाल लेते हैं। और ये किसने निकाला? तो ध्यान से देखिएगा, ये मिस्टर प्लैंक ने निकाला। किसने निकाला? प्लैंक ने। ये पूरी जिस अध्याय की अभी हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम है परमाणु की संरचना, इसमें हम 16 वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ते हैं। मतलब पूरे विज्ञान का, जिसमें फिजिक्स भी आ गई, केमिस्ट्री भी आ गई और बायोलॉजी का भी कुछ भाग आ गया। मतलब स्पेशली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की यदि हम बात करें, कोई भी कक्षा की आप बात कर लो, तो अकेला ऐसा अध्याय है जिसमें सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ते हैं और सबसे ज्यादा वैज्ञानिकों के बारे में हम पढ़ते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? मिस्टर प्लैंक की। थोड़ी देर बाद अभी हम थोड़ी देर बाद बात करने वाले हैं मिस्टर हर्ट्ज की। हाँ, वही हर्ट्ज जो कि SI इकाई हो जाती है किसकी? आपकी आवृत्ति की। फिर हम आइंस्टाइन को लपेटे में लेंगे, उसके बाद अपन न्यूटन तक भी जाएंगे। उसके बाद हमने रदरफोर्ड की बात कर ली है, जे थॉमसन की हमने बात कर ली है, हम बोर के मॉडल की तरफ चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि अकेला ऐसा अध्याय है जहां पर हम लोग सबसे ज्यादा वैज्ञानिकों के बारे में और उनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं। बात समझ में आई? अब सुनो कहानी, देखो। तो अब यहां क्या बात हो रही है भैया? बात हो रही है विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा के बारे में। अब एक सिंपल सी कहानी है कि जो ऊर्जा होगी, सिंपल सी कहानी है कि जो ऊर्जा होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, अनुक्रमानुपाती होगी किसके साथ में? तरंग की आवृत्ति के साथ में, तरंग की आवृत्ति के साथ में। तो ये सारी कहानी जो है ये हम लोगों को अब देखनी है कि जो ऊर्जा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके साथ में? तरंग की आवृत्ति के साथ में। सीधी सी बात यह है कि जितनी ज्यादा किसी तरंग की आवृत्ति होगी उतनी ज्यादा वो अपने साथ ऊर्जा लेकर जाएगी। ठीक है, तो जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, आवृत्ति होगी, उतनी वो ऊर्जा अपने साथ लेकर जाएगा। तो कुल मिलाकर इसको यदि अपन लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? हम कहेंगे ऊर्जा मतलब E, ऊर्जा मतलब एनर्जी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती, और किसके साथ में? न्यू के साथ में। और न्यू क्या है? तो एक प्रकार का ग्रीक चिन्ह है। ठीक है, और कैसे बना? तो आप उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई अच्छा एक और चीज, ग्रीक चिन्ह पहले आए और इंग्लिश वाले जो आपके अल्फाबेट्स हैं वो बाद में, ABCD बाद में आई, अल्फा बीटा गामा पहले आया। तो ये है आपका न्यू। तरंग की जो आवृत्ति होती है उसको अपन न्यू से दर्शाते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब एक बात बताओ, ये क्या है? ये तो अपना रिलेशन है, ये फॉर्मूला तो बना नहीं। फॉर्मूला बनाने के लिए हमें बीच में एक इक्वल टू का साइन लगाना बहुत जरूरी है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हमने क्या किया? हमने, मतलब किसने? प्लैंक का दिमाग। किसका दिमाग चल रहा है पूरा का पूरा? प्लैंक। भयंकर टैलेंटेड एक आपके साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्लैंक।
बात समझ में आ रही है? तो प्लैंक ने क्या किया, दिमाग लगाया कि भैया जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी उसकी आवृत्ति भी ज्यादा होगी। जैसे ओम ने दिमाग लगाया था कक्षा 10वीं में कि भैया जिसका धारा ज्यादा होगी उसका विभव भी ज्यादा होगा। हमने कहा ठीक है जी, बात समझ में आ गई। सिंपल सी ये कहानी है जो मुझे आपको सुनानी है, ध्यान से देखो। तो अब तरंग की आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी उसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा होगी, पर यहां समीकरण तो नहीं मिला, संबंध मिल गया पर समीकरण नहीं मिला। तो समीकरण के लिए हम क्या करेंगे, हम मतलब कौन, मिस्टर प्लैंक ने कहा हम यहां पर एक नियतांक दे देते हैं, हम यहां पर एक नियतांक दे देते हैं और इसको उन्होंने कहा प्लैंक का नियतांक। क्या कहा, तो इसको उन्होंने कहा प्लैंक का नियतांक, जिसको हम लोग किससे दर्शाते हैं भैया, तो इसको हम लोग दर्शाते हैं किससे, प्लैंक्स कांस्टेंट से और h से। कैसे दर्शाते हैं, तो h से, और h का कुछ ना कुछ मान होता है, उसको भी अपन देख लेते हैं। तो h का जो मान होता है, बड़े ध्यान से इस कहानी को आप अपने दिमाग में और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि आपका जो h होता है वो कितना होता है। तो सुनो, मस्त मजेदार बात बता रहा हूं। प्लैंक का जो नियतांक है जिसको हम लोग h से दर्शाते हैं, ये कितना होता है, तो भैया ये होता है, ध्यान से देखोगे तो ये होता है 6.626 गुणा 10 की घात -34। कुछ इकाई भी होती होगी, तो इकाई क्या होती है, तो इकाई होती है जूल। हर्ट्ज नीचे चला गया मतलब सेकंड ऊपर चला गया तो ये हो जाती है जूल सेकंड। क्या हो जाती है, जूल सेकंड या जूल पर हर्ट्ज आप बोलेंगे। तो ये आपके प्लैंक्स कांस्टेंट की, प्लैंक के नियतांक की क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी इकाई। बात समझ में आ गई। तो सिंपल सी कहानी है कि जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा की बात करेंगे तो सबसे पहले एंट्री होगी प्लैंक भैया की, राइट। और प्लैंक भैया के हिसाब से, प्लैंक चाचा के हिसाब से उनका जो नियतांक है वो कितना है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल। बात समझ में आ गई, जूल सेकेंड। और सूत्र क्या होगा, तो इजिकल टू एच न्यू होगा। अब क्योंकि ये नियतांक है तो इसका मान जो है वो तो फिक्स हो गया। तो आज के बाद किसी भी तरंग की यदि आपके पास में क्या है, फ्रीक्वेंसी है यानी कि आवृत्ति है, तो आप उसकी एनर्जी निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई, नोट कर लो। मस्त मजेदार कहानी, पक्का जी, कर लिया नोट, सिंपल है, पक्का है, हाँ है, बिल्कुल है। तो इस तरीके से हम विद्युत चुंबकीय तरंगों की क्या निकाल सकते हैं, ऊर्जा निकाल सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन से फॉर्मूलों से हमारा जो दीदार है वो हो चुका है। बात समझ में आई, ध्यान से देखना। तो इसके बाद हम एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, ये हम थोड़ा आगे चले गए, ठीक है। इसके बाद जो है यहीं पर अपन कर लेते हैं। देखो कौन सा फॉर्मूला अपन ने देख लिया है उसको अपन समझ लेते हैं। देखो इसको मिटा दें, पक्का, चलो इसको मिटाते हैं। तो हम लोगों ने कौन से फॉर्मूले देखे हैं इसको बड़े ध्यान से सुनना, ठीक। इसको मैंने यहां पर बना दिया। हम लोगों ने कुल 3 ऐसे फॉर्मूले हैं जिसको देख लिया है, राइट। सुनो अब कौन से 3 है बताओ मुझे जब तक। एक फॉर्मूला हमने देखा था वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी और प्रकाश की चाल के बीच में, जिसको हम लोग जानते हैं कुछ इस तरीके से, C = λ/ν। एक और फॉर्मूला हमने देखा था जिसमें हमने तरंग संख्या की बात की थी, फोटोनों की संख्या की बात की थी 1 मीटर में, और उसको हमने देखा था 1/λ से। और अभी हमने ताजा एक नया फॉर्मूला देखा कि भैया E बराबर क्या होगा आपका, यार जगह थोड़ी कम पड़ रही है, रुको, इधर नहीं, इधर लिखेंगे अपन। तो एक फॉर्मूला अपन ने अभी और देखा और वो देखा हमने E = h न्यू। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने टोटल 3 सूत्र देख लिए हैं। एक पहला सूत्र, दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र। कहानी समझ में आ गई, सिंपल ये कहानी है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो, ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर बढ़ रहे हैं आगे। चलिए, तो इस तरीके से आपने इस फॉर्मूले को, इन तीनों फॉर्मूले को, सूत्रों को अपनी कॉपी में नोट कर लिया है। अब हुआ क्या, अब चलते हैं मिस्टर हर्ट्ज के पास और स्टार्ट करते हैं हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव। और जैसा कि उसके नाम में लिखा हुआ है कि प्रकाश होगा, विद्युत होगी
और क्या होगा, आपका प्रभाव होगा। तो कैसे होगा उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। क्या वो तीनों फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं? बोलिए यस सर, बिल्कुल दिख रहे हैं। अब हुआ क्या, ध्यान से देखो। अब क्या हुआ, एक प्लेट ली गई, एक जो है प्लेट ली गई। हमने कहा ठीक है, एकदम सिंपल कहानी बताता हूं, सुनो। एक प्लेट ली गई और किसकी ली गई? धातु की प्लेट ली गई। हमने कहा ठीक है, तो ले सकते हैं अपन, लोहे की एक प्लेट ले लो, चलो धातु की एक प्लेट ले लो। आपने कहा हाँ सर ले लिया, ठीक। अब धातु की एक प्लेट ली गई, अब इसके ऊपर जो है टॉर्च मारा गया, ऐसे फोटोन का, ऐसे विद्युत चुंबकीय तरंगों का जिसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा है, मतलब लेजर लाइट मारी गई कुल मिलाकर। तो इसके ऊपर अपन एक काम करते हैं, रुको जरा, इसके ऊपर अपन ने मारा टॉर्च भयंकर वाला, तो यहां से अपन ने मारा टॉर्च, यहां से हमने दिया प्रकाश। कैसा प्रकाश दिया? तो भैया उच्च ऊर्जा वाला प्रकाश दिया। तो कैसा दिया? तो ये हमने दिया उच्च ऊर्जा वाला प्रकाश दिया, उच्च ऊर्जा वाला हमने क्या दिया? प्रकाश दिया। अब ये बताओ, यदि आपने प्रकाश दिया और यदि प्रकाश को हम कण के रूप में लिखें, राइट, तो हम ये कहेंगे ना कि हमने इस पे फोटोन मारा। बिल्कुल मारा, फोटोन जानते हो आप लोग। तो हमने इस पे प्रकाश दिया, यानी कि हमने इस पर जो है क्या किया? फोटोन मार दिया। ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हर्ट्ज ने क्या देखा? एक्सपेरिमेंट है तो कुछ ना कुछ सामने निकल कर तो आया होगा। अब हर्ट्ज भैया ने क्या देखा? ध्यान से सुनो। हर्ट्ज ने देखा कि यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर निकल रहे हैं, इधर ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो हर्ट्ज ने ये देखा कि भैया जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखना, बड़ी ही सिंपल सी कहानी है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए और इलेक्ट्रॉन बाहर आकर क्या करने लगे भैया? गति करने लगे। सिंपल सी कहानी, एक प्लेट लिया गया, हालांकि अपन एक्सपेरिमेंट के पास भी जाएंगे। सिंपल सी कहानी, एक प्लेट ली गई और उस पर उच्च ऊर्जा का प्रकाश दिया गया। प्रकाश दिया गया मतलब क्या दी गई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिए गए, यानी कि विद्युत चुंबकीय आपकी तरंगे दी गई, जिसमें क्या होते हैं भैया? फोटोन होते हैं। तो फोटोन आए और इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, फोटोन आए और इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, या प्रकाश आया और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से कौन सी ऊर्जा बनी? तो आप सब जानते हो कि इलेक्ट्रॉन जब भी कभी गति करते हैं तो हम कहते हैं कि भैया विद्युत ऊर्जा बन रही है। तो इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से कौन सी विद्युत ऊर्जा बाहर निकली? सीधी बात ये कि प्रकाश आपने दिया और विद्युत ऊर्जा बाहर निकली। ऐसा एक्सपेरिमेंट हमारे हर्ट्ज भैया ने किया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो, हो गया ना एक्सपेरिमेंट। और यही जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारा क्या कहलाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। यही जो एक्सपेरिमेंट है हमारा, ये क्या कहलाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। और प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या कहलाता है कि जब भी आप किसी धातु की प्लेट को, जब भी आप किसी चालक एक प्लेट को आप यदि निर्वात में रखते हो, यानी कि वैक्यूम में रखते हो, जहां पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो प्लेट है, और यदि आप उसके ऊपर प्रकाश देते हो, प्रकाश आपने दिया, और यदि प्रकाश आपने दिया और विद्युत बनी, इलेक्ट्रिसिटी बनी, या फिर यदि आप कणों के रूप में देखें कि भैया फोटोन आपने दिया और इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। अब फोटोन आपने दिया और इलेक्ट्रॉन यदि बाहर निकला तो इस प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश के कारण विद्युत का बाहर निकलना, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव। या फिर फोटॉन्स के कारण, ध्यान से देखो, मस्त कहानी, शानदार कहानी है, फोटॉन्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना क्या कहलाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक लाइन में कैसे याद रखोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को? कि उच्च ऊर्जा वाला प्रकाश या उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे जब किस पर टकराती हैं? धातु की प्लेट पर। अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग प्रकाश जो है उसकी ऊर्जा चाहिए। धातु की प्लेट पर टकराती है, बात समझ में आई? तो उस समय पर यदि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एक्सपेरिमेंट किसने किया था? मिस्टर हर्ट्ज ने किया था, ठीक है। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे? तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखो, हर्ट्ज का, हर्ष का नहीं, हर्ट्ज का कारनामा, अच्छे से लिख देते हैं, रुको,
हर्ट्ज का कारनामा। ये जो फॉर्मूले थे ये प्लैंक सर ने दिए थे, बात समझ में आ रही है, पर इसको हम बोलेंगे हर्ट्ज का कारनामा। यहां तक भी ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, तो ये कहलाया आपका हर्ट्ज का कारनामा। ठीक है, नोट करो, कर लिया। अब समय आ गया है जादू देखने का। अब ये तो समझाने के लिए आपको बनाया गया, पर क्या ये एक्सपेरिमेंट ऐसा ही रहा होगा? तो ये ऐसा नहीं था। कैसा था अपन देख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। प्रकाश मारा, इलेक्ट्रॉन बाहर, फोटोन मारा, इलेक्ट्रॉन बाहर, प्रकाशीय ऊर्जा दी, विद्युत ऊर्जा बनी। क्या कहलाया? प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है कहानी? पहले डायग्राम बनाओ, वो भी लिखो अपनी कॉपी में। इसके पहले की जितनी चीजें बनाई गई हैं उसको भी अपनी कॉपी में लिखो। ये तुरंत अभी वीडियो पर आप आए हो, क्योंकि बहुत सारे मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, सीधे स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं कि सर ने उधर ही कुछ इंपॉर्टेंट बताया। बेटा स्टार्टिंग से देखना है अपने को, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो शुरू से देखोगे तो ही समझ में आएंगे। ठीक है, कर लिया नोट? चलो सिंपल। अब यहां आते हैं, पढ़ो, ये नहीं ये पढ़ो। बात हो रही है 1887 की, जिसमें हमारे जो एच हर्ट्ज भाई साहब है, इन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें कुछ धातुएं जैसे कि पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इत्यादि, जो कि बड़ी क्रियाशील होती हैं, इनकी सतह पर जब उपयुक्त आवृत्ति वाला प्रकाश मारा गया तो इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे, और इसी परिघटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसी परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। बात समझ में आ गई? सिंपल ये कहानी है। ठीक है, चलो। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर ऐसे तो हम एक प्लेट लेंगे लोहे की, कोई भी हम धातु की चीज लेंगे, उसके ऊपर हम टॉर्च मार देंगे, ऐसे फोन का टॉर्च, ये लो ये लो, बढ़िया वाली कहानी। ये लो, ये फोन का टॉर्च ले लिया अपन ने, एक अपन प्लेट ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये प्लेट है, मान लेते हैं कि ये प्लेट है। मानने में क्या जाता है? तब से तो मान रहे हो, एक्स बराबर ये होता है वो होता है ना मैथ्स में। देखो, मान लेते हैं कि ये धातु की प्लेट है और अपन ने इसके ऊपर मारा है प्रकाश, तो क्या इस प्रकाश से इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आ जाएंगे? यदि ऐसा है तो वो कहलाएगा अपना प्रकाश विद्युत प्रभाव। पर क्या ऐसा जरूरी है कि हर बार हम जो प्रकाश देंगे उससे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, या फिर हमें एक बराबर एक निर्धारित आवृत्ति वाला प्रकाश तो देना पड़ेगा? बात समझ में आई? बंद कर लें? ठीक, नहीं तो क्या निकलते रहेंगे इसमें से? फोटॉन्स निकलते रहेंगे। और क्या होते हैं फोटॉन्स? 15 मिनट पीछे जाकर देखो, सारी कहानी जो है वो क्लियर है मेरे सभी स्टूडेंट्स को। बात समझ में आ गई? चलो, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है इसको अपन ने देख लिया। इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल और जान लेते हैं। इसको यहां से मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। नोट करो ना, समझ में आ गया? नोट कर लिया? कोई दिक्कत वाली बात कमेंट बॉक्स में जाओ। पूरा सिखा कर रहूंगा बढ़िया से, और आपको भी पूरा सीखना है बढ़िया से, क्योंकि कक्षा 11वीं और 12वीं के जो टॉपिक्स हैं उससे ना सिर्फ आपकी जो त्रैमासिक होती है, यूनिट टेस्ट होते हैं, या आपकी जो परीक्षाएं होती हैं वहां पर आपके वो काम आता है, बल्कि भैया आपके JEE, CUET, नीट वीट सब जगह काम आता है। इसलिए इसको सुनना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीधे सीधे लेना देना है आपके करियर से। बात समझ में आ रही है? इसलिए एक एक चीज को बताया जा रहा है और बड़े डीप में बताया जा रहा है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। क्लियर है कहानी? आगे बढ़ते हैं। चलो, अब ये डायग्राम आप देखो, तो एक काम करते हैं, इस डायग्राम तक भी अपन पहुंचेंगे। हम ना इसका एक डायग्राम बनाते हैं, आपको कौन सा बनाना है वो बताता हूं। ठीक है, आपको ये डायग्राम बनाना है। देखो, अच्छा एक बात बताओ, कैसे बताओगे कि इलेक्ट्रिसिटी बन रही है? कैसे बताओगे कि इलेक्ट्रिसिटी बन रही है? तो समझने के लिए एक काम करते हैं, एक तो अपन डिब्बा बनाते हैं। पहले अपने को डिब्बा डिब्बा खेलना है भैया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक डिब्बा बनाते हैं। चलो ध्यान से देखना, मस्त वाली बात बता रहा हूं। ठीक है, देखो अभी पूरा निपटाएंगे, बढ़िया से निपटाएंगे। अरे यार बन जा भाई। हाँ, लगभग वैसा दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा है क्या? लगभग वैसा, बिल्कुल दिख रहा है। तो आपको ऐसा एक सिलेंड्रिकल डिब्बा दिख रहा होगा। इसके अंदर है निर्वात। निर्वात का मतलब होता है इसके अंदर कुछ नहीं होगा, सिर्फ जो प्लेट्स हैं वो होगी। ठीक है, चलो अपन इसके अंदर दो प्लेट बनाते हैं। तो दो प्लेट बनाते हैं। लाल वाली जो प्लेट है वो पॉजिटिव होगी
लाल वाली जो प्लेट है वो पॉजिटिव होगी और काली वाली जो प्लेट है वो नेगेटिव होगी। चलो भैया खेल शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, लाल वाली जो प्लेट है वो पॉजिटिव होगी और काली वाली जो प्लेट है वो आपकी नेगेटिव होगी, ठीक। और ध्यान से देखो, जो लाल वाली प्लेट है ना, इस प्लेट को अपन ने ये यहां पर ऐसे कनेक्ट कर दिया है, किसके साथ में, तो ध्यान से देखना, इसको हमने ये यहां पर ऐसे कनेक्ट कर दिया है इलेक्ट्रिसिटी के साथ में। क्यों किया है वो भी बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये अपनी नेगेटिव प्लेट है, तो नेगेटिव प्लेट छोटी होती है और पॉजिटिव प्लेट कैसी होती है भाई, बड़ी होती है। कब से पढ़ा, कक्षा 10वीं से अपन पढ़ रहे हैं, तो कुछ नया तो है ही नहीं। एक अपन ने डिब्बा लिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा डायग्राम यार बन जा भाई, बन जा। चलो बनाते जाओ साथ साथ में, ठीक है। सभी बनाएंगे साथ साथ में, मस्त धमाकेदार, यस, मजा आएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, निपटा देंगे पूरा, ठीक। ये लो, इतना बना लोगे, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये धातु की एक प्लेट है, चलो वो भी लिख देते हैं कि ये जो चीज है ये धातु की एक प्लेट है। चलो, तो ये धातु की एक प्लेट है। कौन सी धातु, तो अभी जो अपन देख रहे थे उनमें से कोई भी हो सकती है। रूबिडियम हो सकता है, सीजियम हो सकता है, और क्या हो सकता है तो देख लेते हैं भाई। और क्या हो सकता है, तो पोटेशियम हो सकता है, मतलब क्रियाशील धातु जो जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है, अपन उसकी बात करते हैं। इतना बना लोगे, पक्का जी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो ये धातु की एक प्लेट है, धातु की प्लेट। अब ध्यान से देखना होगा क्या, ये भी धातु की एक प्लेट है, और यार बीच में ना एक बल्ब लगा देते हैं। रुको, बना लो मेरे साथ साथ, बना लो, समय बर्बाद नहीं करना है किसी को भी, ठीक है। तो बीच में जो है एक लगा लेते हैं हम लोग बल्ब। अभी मैंने बोलना सर आप बल्ब बनाते नहीं आ रहा है, बच्चों यही बल्ब मैं ऐसा ही बनाऊंगा, जब तक अपन पढ़ने वाले हैं इस बार बल्ब ऐसा ही बनेगा। बात समझ में। अब एक बात बताओ, क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि आपका ये वाला जो टर्मिनल है ये नेगेटिव है, इधर वाला टर्मिनल आपका पॉजिटिव है। पॉजिटिव से करंट निकलेगा निकलेगा निकलेगा, यहां तक जाएगा, फिर इधर कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा परिपथ, सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, बल्ब जलने वाला नहीं है। बात समझ में आ गई। और इस पूरे डिब्बे के अंदर क्या है, तो भैया निर्वात है। इसके अंदर क्या है, तो निर्वात है। इसके अंदर क्या है, ध्यान से देखिएगा, तो इस पूरे के अंदर निर्वात है ना। बात समझ में आ गई। तो इस पूरे के अंदर निर्वात है। अब अभी बल्ब नहीं जल रहा है। अब एक काम करते हैं, हम मारते हैं इस पे फोटोन। क्या मारते हैं, तो भैया फोटोन मारने का समय आ गया है। तो ये लो, रुको, और यहां से ऐसा, और ये आए आपके फोटोन। सीधी लाइन में बना सकते हो, कोई घबराने वाली बात ही नहीं है, राइट। अब यहां से कौन आए, विद्युत चुंबकीय तरंग आई। किसी भी प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग आ सकती है, उसकी कुछ ना कुछ आवृत्ति होगी। तो यहां से आई विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे यहां से आ रही है, इसके अंदर बेसिकली क्या आ रहे हैं, तो इसके अंदर आ रहे हैं, आपको भी पता है कि सर फोटोन आ रहे हैं। अब जब यहां पर फोटोन आए तो क्या हुआ, ध्यान से देखना, जिसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा है, तो फोटोन जो आ रहे हैं उनकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, तो उसको अपन ने लिखा E = h न्यू। अब जो फोटोन है वो किसी भी प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग का भाग हो सकता है, गामा किरणें हो सकती है, सूक्ष्म तरंगें हो सकती है, आपकी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है पराबैंगनी वो हो सकती है, आवृत्ति यानी कि इंफ्रारेड हो सकती है, भैया कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है। तरंगे 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 नहीं, ठीक। चलो, तो यहां से जो है फोटोन आ रहा है, जिसकी आवृत्ति कितनी है आपकी, न्यू है, जिसकी ऊर्जा कितनी है आपकी, E है, और जो H है वो प्लांक का नियतांक है, जिसको अपन पहले से जानते हैं। तो इतना बना लोगे, यस सर बोलो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मस्त चीज बता रहा हूं, 11th में भी काम आएगी, 12th में भी काम आएगी, ठीक है। अब यहां से आपका फोटोन आया। अब यदि, अच्छा एक बात बताओ, धातु की जो प्लेट है उसके अंदर धातु के बहुत सारे परमाणु होंगे कि नहीं होंगे? सिंपल सी कहानी, धातु की प्लेट के अंदर धातु के बहुत सारे परमाणु होंगे,
परमाणु के अंदर नाभिक होगा और इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूम रहे होंगे। नाभिक आपका धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन आपका ऋणात्मक होता है, दोनों के बीच में आकर्षण बल होता है। तो इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से बाहर निकलने वाला नहीं है। पर यदि फोटोन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर होगा ना, यहां पर बहुत सारे परमाणु होंगे, बात समझ में आ रही है, इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकलने वाला नहीं है। पर यदि फोटोन बहुत ज्यादा ऊर्जा के साथ में आएगा तो क्या होगा, सुनो, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको समझाने के लिए बड़े बड़े इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं, इलेक्ट्रॉन भयंकर छोटा होता है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगेंगे। ये देखो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन है, ऐसे इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे 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 और किस तरफ जाएंगे भैया, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में जाने लगेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके ऐसे जाने लगेंगे इस तरफ, बात समझ में आ रही है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उस तरफ जाने लगेंगे। बड़ी ही सिंपल सी कहानी है। कैसे, यहां से विद्युत चुंबकीय तरंगे आई, यानी कि फोटोन आया, प्रकाश विद्युत प्रभाव हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट हुआ, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन है, देखो 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 देखो, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है तो ये भी धक्का मार रहा है इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन यहां से निकलना शुरू होंगे और यहां उसको क्या मिला, खजाना। यहां उसको क्या मिला, आकर्षण बल मिला, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है और वो वाली आपकी नेगेटिव प्लेट है। तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आना शुरू हो जाएंगे। सारे इलेक्ट्रॉन यदि इस तरफ आना शुरू हो जाएंगे तो जो बल्ब है, राइट, वो कैसा करने लगेगा, जलने लगेगा। इससे ये साबित हुआ कि यदि आप निर्वात में इस प्रकार का कोई अरेंजमेंट करते हो तो फोटॉन्स के कारण आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर निकलते हैं, और इसी को अपन बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। पहले आप इसको ड्रॉ करो, फिर बढ़ रहे हैं आगे। चलिए भैया, तो इतना अपन ने ड्रॉ कर लिया। अपन ये जान गए कि यहां से फोटोन आने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल रहा है। फोटोन आने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका बाहर निकल रहा है, और इलेक्ट्रॉन के इधर आने से जो परिपथ है वो कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन के इस तरफ आने से जो परिपथ है वो संपूर्ण हो गया, और जो है हमारा बल्ब जलने लगा। बात समझ में आई। तो कहने का मतलब ये है, अब इलेक्ट्रॉन तो अपने को दिखते नहीं है, तो ये कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो ये बल्ब जल गया है, इसका मतलब यहां से यहां इलेक्ट्रॉन चले गए। बात समझ में आ गई। अब जैसा कि एक क्वेश्चन पहले भी आया था, क्या किसी भी फ्रीक्वेंसी पर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एक मिनिमम, एक न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत होती है। हर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत होती है, और इस एक्सपेरिमेंट से फिर आइंस्टाइन सर जो थे, देखो एक्सपेरिमेंट किसने किया, हर्ट्ज ने किया, कंफ्यूज नहीं होना। एक्सपेरिमेंट जो है वो किसने किया, हमारे हर्ट्ज सर ने किया, पर उसको ज्यादा डिटेल में फिर किसने प्रोसीड किया, आइंस्टाइन ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन, वही इज इक्वल टू MC स्क्वायर वाले, राइट। तो आइंस्टाइन सर जो थे, आइंस्टाइन अंकल जो अपने थे, उन्होंने फिर इस एक्सपेरिमेंट को क्या किया, परफॉर्म किया, और वहां उन्होंने बताया कि भैया ऐसा नहीं है कि कोई भी आवृत्ति होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत होती है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत होती है। बात समझ में आ रही है। और वो न्यूनतम ऊर्जा वाली बात क्या है, उसको अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं, यहां पर देखो। अभी मेरे को एक बात बताओ, इस मेटल प्लेट के अंदर क्या होगा, बहुत सारे आपके परमाणु होंगे, परमाणु में नाभिक होगा, जो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन होंगे जो नेगेटिव है, नाभिक ने इलेक्ट्रॉन को बांध के रखा है। अब यदि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो आपको यह कहानी समझनी पड़ेगी। ध्यान से सुनो इस बात को। ये क्या है, ये आपका नाभिक हो गया। नाभिक कैसा होता है, तो हम सब जानते हैं कि भैया नाभिक जो है वो पॉजिटिव होता है। अब इसके अंदर हम ऊर्जा कक्षा बना देते हैं, तो वो भी हम बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, ये पहली ऊर्जा कक्षा बनी, ये दूसरी ऊर्जा कक्षा बनी, बनी कि नहीं बनी, बिल्कुल बनी। अब ध्यान से देखो, यहां पर अपने इलेक्ट्रॉन है, ये पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन। लिथियम की अपन बात करते हैं। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, और इलेक्ट्रॉनों का वितरण इस तरीके से होगा। अब इस कहानी को सुनो, कोई भी रटेगा नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके बाद अभी अपन फोटोन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं, इसके बाद अपन इलेक्ट्रॉन से फोटोन बाहर निकालेंगे। अभी अपन फोटोन मारने वाले हैं इस पे, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। कैसे निकलेगा, सुनो।
ये इलेक्ट्रॉन है आपका और ये कैसा है, तो ये आपका नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन है और ये कैसा है आपका, नेगेटिव है। नाभिक है आपका और नाभिक कैसा है, तो भैया नाभिक आपका पॉजिटिव है। अब जहां पॉजिटिव और नेगेटिव है वहां पर आकर्षण बल होगा ही होगा। बात समझ में आ गई। सुनो अब हुआ क्या, इस नाभिक ने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करके रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर तो नहीं निकलने वाला होगा। यही वाले इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। इतनी बड़ी धातु की प्लेट के अपन एक परमाणु को समझ लेते हैं। जैसा एक परमाणु के साथ हो रहा है वैसा ही सभी परमाणुओं के साथ होगा, उनके इलेक्ट्रॉनों के साथ में होगा। तो हमने इस प्लेट का एक परमाणु बनाया। हमने कहा हम तो तूफानी करेंगे भैया, हम एक परमाणु के लिए समझेंगे कहानी को। ठीक है, बात समझ में आई। तो हम किसके लिए समझेंगे, तो हम एक परमाणु के लिए इस कहानी को समझेंगे। अब कैसे समझेंगे, सुनो। इस इलेक्ट्रॉन को मुझे यदि बाहर निकालना है तो मुझे उतनी ऊर्जा तो देनी पड़ेगी कि इसके आकर्षण बल से वो मुक्त हो जाए। बात समझ में आई। मतलब नाभिक ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। इस नाभिक ने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। पर यदि आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से बाहर निकल जाए, परमाणु से बाहर निकल जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो फोटोन दे रहे हो उसकी ऊर्जा, ये जो इलेक्ट्रॉन इससे बंधा हुआ है इसकी ऊर्जा से कैसी होनी चाहिए भाई, या तो बराबर होनी चाहिए या फिर ज्यादा होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। तो यहां पर एक नई चीज एंटर करती है और वो है आपकी न्यूनतम ऊर्जा। वो न्यूनतम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है किसके साथ में, नाभिक के साथ में। बात समझ में आ गई। समझने की कोशिश करते हैं, पर क्योंकि यहां पर डायग्राम बड़ा बना है, ये बात समझ में आपके आ गई कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको एक न्यूनतम ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, न्यूनतम ऊर्जा देनी पड़ेगी, जो कि हर आपकी धातु के लिए अलग अलग होगी, जो कि हर धातु के लिए अलग अलग होगी। तो इलेक्ट्रॉन को यदि आप बाहर निकालना चाहते हो तो आपको एक न्यूनतम ऊर्जा देनी पड़ेगी, जिसको हम लोग बोलेंगे कार्यफलन। तो डायग्राम याद रहेगा, सिंपल सी कहानी है, पक्का। ठीक है, तो मैं यहां पर एक नई चीज लिखता हूं जिसको मैं कहूंगा कार्यफलन। क्या कहूंगा, तो भैया इसको मैं कहूंगा कार्यफलन। और कैसे दर्शाऊंगा, तो फलन है इसलिए फाई से दर्शाऊंगा। इसी कार्यफलन को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो अपन कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम से मुक्त कराने में न्यूनतम जो ऊर्जा लगती है, इसको अपन लिख लेते हैं ना, काहे परेशान होते हैं, लिख लेते हैं, 1 मिनट की बात है। तो ये जो आपका कार्यफलन होता है, ठीक है, इसको अपन किससे दर्शाते हैं भैया, वर्क फंक्शन यानी कि फाई से दर्शाते हैं। और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, साथ साथ नोट करेंगे सभी, निकालने के लिए न्यूनतम ऊर्जा, इसका एक और नाम है, क्योंकि अब फिजिक्स केमिस्ट्री में आप बड़ी कक्षा में आ गए हो तो इसके और भी नाम है। इसको अपन थ्रेशहोल्ड एनर्जी भी कहते हैं, थ्रेशहोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। और इसका हिंदी में नाम है देहली ऊर्जा, देहली। तो क्या कहते हैं, तो इसको अपन देहली ऊर्जा भी कहते हैं, थ्रेशहोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। तो कहीं पर यदि कार्यफलन लिखा हो या थ्रेशहोल्ड एनर्जी लिखी हो तो उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो न्यूनतम ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो न्यूनतम ऊर्जा है उसको अपन कार्यफलन या थ्रेशहोल्ड एनर्जी कहते हैं। अब इसका सूत्र भी देख लेते हैं। तो फाई बराबर होता है आपका, ध्यान से देखिएगा, फाई बराबर होता है h न्यू नॉट। ये जो आपका ऐसा गोला जैसा बना होता है ना, इसको अपन कहते हैं नॉट। ये क्या कहलाता है, तो भैया ये है NaUGHT, ये होता है आपका नॉट। जब भी हमें कोई स्पेशल चीज बतानी होती है, जब भी हमें कोई बड़ी स्पेशल टाइप की चीजें बतानी होती है, तो अपन उसके नीचे ऐसा नॉट लगा देते हैं, गोला लगा देते हैं। बात समझ में आ गई। ये नॉट आप कई जगह देखोगे। जब भी आपको कोई बड़ी अधिकतम चीज बतानी होती है, न्यूनतम चीज बतानी होती है, स्पेशल चीज बतानी होती है, फिजिक्स या केमिस्ट्री में किसी चिन्ह के साथ में,
किसी भौतिक गुणधर्म के साथ में, तो आप क्या करते हो, ऐसा नॉट लगा देते हो, ऐसा गोला बना देते हो। बात समझ में आ गई? अब सुनो, अब H आपको पता है क्या है, जहां पर आपका जो न्यू नॉट है ये क्या है, तो ये वो मिनिमम आवृत्ति है जिसका फोटोन आना ही आना चाहिए। अभी समझते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये है हमारी देहली आवृत्ति। बात समझ में? और देहली आवृत्ति को अपन और क्या कहते हैं, तो इसी को अपन देहली यानी कि थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड का मतलब कम से कम, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अपन इसको बोलेंगे, यही हमारी होगी देहली आवृत्ति। यहां तक की बात समझ में आ गई? पक्का? अब यहां पर देखो, फोटोन जो आ रहा है, देखो E तो भाई ऊर्जा है, H एक नियतांक है, तो फोटोन की ऊर्जा किस पर निर्धारित करती है, आपकी आवृत्ति पर। मतलब ये कि आवृत्ति ज्यादा होगी तो ऊर्जा भी ज्यादा होगी। अब इस इलेक्ट्रॉन को अपने को बाहर निकालना है, और इस पर कौन आ रहा है, तो इस पर फोटोन आ रहा है। यही आया ना, ऐसा फोटोन आया कि नहीं आया, बताओ, ऐसा फोटोन आया। अच्छा एक और बात, एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा यदि उसकी संभावना है, तो यदि इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की संभावना है तो एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो मैं दूसरे वाले फोटोन को हटा देता हूं, ठीक है। तो फोटोन जो ऊर्जा लेकर आ रहा है उसमें उसकी एक आवृत्ति होगी जिसको अपन न्यू से दर्शाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन को जब तक आप एक न्यूनतम ऊर्जा नहीं दोगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आने वाला नहीं है। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी, ठीक है। तो फोटोन आने से इलेक्ट्रॉन तभी बाहर निकलेगा, फोटोन के आने से इलेक्ट्रॉन तभी बाहर निकलेगा जब फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को रोक कर रखने वाली जो ऊर्जा है, जिसको हम कार्यफलन कहते हैं, जिसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं, उससे ज्यादा होगी। सुनो, फिर से बता रहा हूं, जब तक फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के कार्यफलन से या देहली ऊर्जा से ज्यादा नहीं होगी, तब तक इलेक्ट्रॉन बाहर आने वाला नहीं है। बात समझ में आ गई? मतलब ये तो कार्यफलन क्या है, इसको अपन वर्क फंक्शन भी कहते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, तो देहली ऊर्जा है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए न्यूनतम ऊर्जा को अपन कहते हैं भैया कार्यफलन। बात समझ में आ गई? सिंपल सी ये बात, ठीक है। चलो इतना नोट करो, कर लिया? पक्का जी? ठीक, ठीक है। अब एक परमाणु के संदर्भ में मस्त वाली चीज बता रहा हूं, सुनो। कर लिया ना? ठीक है। अब देखो, अब यहां पर क्या है, एक फोटोन आया अपने साथ, एक फोटोन अपने साथ आया। अच्छा एक और चीज, इसमें एक और चीज अपन ऐड करेंगे। ये जो अब देखो इलेक्ट्रॉन है बहुत छोटा होता है, तो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है, फोटोन है बहुत छोटा होता है, तो इलेक्ट्रॉन और फोटोन की जो ऊर्जा होती है उसको अपन जूल में नहीं नापते हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापते हैं। तो जूल क्या है, ऊर्जा की एसआई मात्रक है, पर जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एक दूसरा मात्रक है। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए या फोटोन की ऊर्जा के लिए। तो इलेक्ट्रॉन और फोटोन की जो ऊर्जा होती है उसको अपन किस में मापते हैं भैया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं। किस में मापते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फोटोन बहुत छोटा है भाई, तो हम उसको जूल में नहीं मापेंगे, हम किस में मापेंगे? हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापेंगे। कैसे मापेंगे? देखो एक एक चीज बताते हैं। देखो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। बात समझ में आ गई? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? कोई यदि आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन, सब बताते हैं ना, बस घबराओ मत, नोट करो मेरे साथ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? कोई पूछे इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो ऊर्जा की बहुत ही छोटी मात्रक है। तो क्या है? तो भैया ऐसा है, ऊर्जा की बहुत छोटी मात्रक है, और इसको अपन क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ठीक है, बात समझ में आ गई। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और फोटोन आपके बहुत ज्यादा क्या होते हैं, छोटे होते हैं, इसीलिए उनको हम जूल में नहीं मापते। जूल में माप सकते हो पर आंसर बहुत कम आएगा। बात समझ में आई। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो ऊर्जा की बहुत ही छोटी मात्रक है। समझ में आ गई बात, पक्का जी, नोट कर लो। जैसे दूरी की बड़ी मात्रक किलोमीटर है, छोटी मात्रक मीटर है, उससे भी छोटी मिलीमीटर है। क्लियर है कहानी? कुछ इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा का छोटा मात्रक है। ठीक है, छोटी इकाई है, कर लिया। ठीक, अब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को समझने के लिए अपन थोड़ा सा यहां पर चलते हैं पड़ोस में। ये देखो, कुछ धातुओं के लिए कार्यफलन के मान, कुछ धातुओं के लिए कार्यफलन के मान, मतलब कि कुछ धातुओं के लिए देखो, या तो आप इसको W0 कह दो या फिर आप इसको फाई से भी दर्शा सकते हो, W0 से भी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी। अलग अलग धातुएं दी हुई हैं। देखो, लिथियम दिया है, सोडियम दिया है, पोटेशियम दिया है, मैग्नीशियम दिया है, कॉपर दिया है और सिल्वर यानी कि रजत यानी कि चांदी भी दिया हुआ है। तो सबके क्या दिए हुए हैं, सबके कार्यफलन दिए हैं। मतलब सिंपल सी कहानी कि आप यदि सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हो, आप यदि सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हो तो आपको 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी पड़ेगी, देनी होगी। आप यदि सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हो तो कम से कम इतनी ऊर्जा तो देनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? आप यदि कॉपर यानी कि तांबे के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हो तो कम से कम 4.8 आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी ही पड़ेगी। इससे ज्यादा होगी तो होगा, अच्छा होगा, बढ़िया होगा, पर यदि इससे कम हुई तो इलेक्ट्रॉन बोलेगा हम नाभिक का साथ नहीं छोड़ेंगे और इलेक्ट्रॉन नाभिक से बाहर यानी कि परमाणु से बाहर नहीं आएगा। बात समझ में आई? तो देखो, इतनी मिनिमम आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो एक चीज तो साबित हो गई, अलग अलग धातुओं के लिए जो कार्यफलन है वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। तो अलग अलग धातुओं के लिए जो आवृत्ति है वो भी कैसी होगी भाई, अलग अलग होगी। बात समझ में आ गई? ये नोट कर लिया, पक्का? ठीक। अच्छा बताओ, मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो जो फोटोन है उसको कम से कम इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा तो लेकर आनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? तो इसके लिए अपन एक समीकरण बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? समीकरण। ये आ गया समझ में? अब एक समीकरण बनाते हैं। ठीक है, मानते हैं कि, मानकर चलते हैं कि अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो हम समीकरण कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। फोटोन द्वारा, मत घबराओ, ये लो, कहां गया, ये लो, फोटोन ऊर्जा लेकर आ रहा है। यदि ये ऊर्जा कार्यफलन से ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो कैसे लिखेंगे अपन इसको? फोटोन द्वारा दी गई ऊर्जा, फोटोन द्वारा दी गई ऊर्जा। ठीक है, एक फोटोन की बात हो रही है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का कार्यफलन। अब ये मत बोलना सर कार्यफलन क्या होता है। बात समझ में आई? फोटोन द्वारा दी गई ऊर्जा और बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का कार्यफलन। मान लेते हैं यहां से, देखो, ठीक है, मान लेते हैं कि हमें सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। सवाल यह कि हमें सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। Na से एक इलेक्ट्रॉन बाहर करना है, ध्यान से देखना। एक इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम से क्या करना है, अपने को बाहर करना है, तो अपने को कम से कम इतनी ऊर्जा तो देनी पड़ेगी। अब आपने दिया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं दी गई ऊर्जा। ठीक है, अब मैंने दिया कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने कितना दिया, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया और मुझे जरूरत कितने की है, मुझे 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत है। हमने फोटोन से सप्लाई किया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जरूरत कितने की है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। तो बची हुई 0.7 जो वोल्ट होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो बर्बाद थोड़ी जाएगी। बात समझ में आई? क्योंकि ऊर्जा के संरक्षण का नियम यह कहता है कि जो ऊर्जा है ना तो आप उसको बना सकते हो और ना ही आप नष्ट कर सकते हो।
3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसने दिया? फोटॉन ने दिया। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसने दिया? तो भैया फोटॉन ने दिया। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसने दिया? तो फोटॉन ने दिया। और 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या था? तो यह आपका फाई था, जिसको आपने क्या बोला था? कार्यफलन बोला था। और कार्यफलन क्या है? वो मिनिमम ऊर्जा है जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, तो उतनी एक्स्ट्रा एनर्जी हो गई ना। तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो होगी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। ये क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी। ध्यान से देखो, फोटॉन की ऊर्जा इतनी थी, फोटॉन की ऊर्जा इतनी थी, फोटॉन ने इतनी ऊर्जा दी, जरूरी जो इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए ऊर्जा थी, कार्यफलन आपका फाई था, इतना था। और अब जो एनर्जी बच गई, यदि आप इतनी ही देते तो इलेक्ट्रॉन आपका बाहर आ जाता, पर जो एनर्जी बची है वो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? गतिज ऊर्जा हो जाएगी। बात समझ में आई? तो समीकरण को ध्यान से देखना। दी गई ऊर्जा कार्यफलन, इलेक्ट्रॉन की आपकी गतिज ऊर्जा। तो ये जो फोटॉन की ऊर्जा है इसको अपन कैसे दर्शाएंगे? ध्यान से देखो, इसको अपन एच न्यू से दर्शाएंगे। कार्यफलन यानी कि फाई को अपन कैसे दर्शाएंगे? तो एच न्यू नॉट से दर्शाएंगे। इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है उसको अपन 1/2 और mv² से दर्शाएंगे। बात समझ में आ गई? तो दी गई ऊर्जा बराबर कार्यफलन, दी गई ऊर्जा बराबर कार्यफलन प्लस जो बची हुई ऊर्जा है वो परिवर्तित हो गई किसमें? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में। दी गई ऊर्जा यानी कि फोटॉन की ऊर्जा बराबर कार्यफलन प्लस बन गई आपकी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। और यही था आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो समीकरण था वो यही था। जो समीकरण था वो यही था। आप इसको पहले अपनी कॉपी में नोट कर लो, टेबल बना लो, फिर इसको डिटेल में अपन देख लेते हैं। बढ़िया से सीखेंगे, लगकर सीखेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, नोट करो। कर लिया? पक्का जी? ठीक। अब यहां पर आते हैं, तो फोटॉन द्वारा दी गई ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का कार्यफलन और साथ में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? तो भैया गतिज ऊर्जा होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी। दी गई ऊर्जा को अपन लोग एच न्यू कहेंगे, इलेक्ट्रॉन का कार्यफलन फाई होगा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होगी। आप इसको एच न्यू ही रहने दो, आप इसको एच न्यू नॉट लिख दो, आप इसको 1/2 mv² लिख दो। बात समझ में आई? आप इसको और क्या लिख सकते हो? तो आप 1/2 mv² इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट लिख सकते हो, या फिर h को बाहर निकालकर न्यू माइनस न्यू नॉट लिख सकते हो। जल्दी से इसको अपनी कॉपी में नोट करो। एक मस्त बात बता रहा हूं और फिर अपन जो क्लास है उसका समापन करेंगे। चलिए भैया, तो इस कहानी में आपको सारी जो पात्र हैं वो समझ में आ गए होंगे कि यहां पर जो आपका m है ना, 1 by 1 देख लेते हैं अपन यहां कौन सी चीज है। कहानी बड़ी सिंपल सी थी। अपन ने एक फोटोन मारा था इलेक्ट्रॉन के ऊपर, यानी कि परमाणु के ऊपर हमने एक फोटोन दिया था जिसकी ऊर्जा थी एच न्यू। जिसकी जो ऊर्जा थी वो क्या थी? आपकी एच न्यू थी। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा चाहिए, जिसको हम लोग कार्यफलन कहते हैं, फाई से दर्शाते हैं, वो एच न्यू नॉट थी। न्यू नॉट क्या थी? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी, जिसको हम लोग दहली आवृत्ति भी कहते हैं। एच न्यू में जो न्यू है वो क्या है? दी गई आवृत्ति, फोटोन की दी गई आवृत्ति है। एम क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। 1 और 2 को आप जानते ही हो, अपने बचपन की शुरुआत ही 1 2 3 4 से हुई है। और जो v है वो है आपकी वेलोसिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैं चाल बोल सकते हैं किसकी, वेग बोल सकते हैं हम किसकी? आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसकी। बात समझ में आ गई? तो ये जो समीकरण आपके सामने है इसी को हम बोलते हैं प्रकाश विद्युत समीकरण, जो कि हमारे आइंस्टाइन अंकल ने दिया था। बात समझ में आ गई? तो यहां फोटोन के मारने से, फोटोन के आने से जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल गया और उस प्रकार से हमें ये समीकरण जो है वो मिला। बात समझ में आ गई? सिंपल ये कहानी है। थोड़ा रिवर्स में चलते हैं इस चीज को समझने के लिए। देखो, ये सब देख लो एक बार। कार्यफलन क्या है, थ्रेशोल्ड, रिवीजन भी बहुत बाद में आपको करना पड़ेगा। ध्यान से इस कहानी को आपने सुना होगा तो एक एक चीज आपके दिमाग के अंदर, भेजे में, खोपड़ी में फिट हो गई होगी। बात समझ में आई? फिर भी यदि कोई डाउट है बिल्कुल मत घबराइए, कमेंट बॉक्स में आप उसे रख दीजिए। तो ये सब भी देख लेंगे सभी स्टूडेंट्स।
ये भी देखेंगे। अब देखो हुआ क्या, फोटोन के आने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, पर ये तभी निकलेंगे जब इस फोटोन की जो ऊर्जा 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 जिसको अपन लोग एच न्यू से दर्शा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा जिसे हम लोग एच न्यू नॉट से दर्शा रहे हैं, एच न्यू नॉट से दर्शा रहे हैं, उससे ज्यादा होगी या बराबर होगी। बात समझ में आई? इंटरेस्टिंग कहानी है कि इसको अपन और डीप में पढ़ेंगे कक्षा 12वीं में भौतिकी में। और क्या देखा हमने, तो हमने देखा इसका एकदम रॉ बेसिक डायग्राम किस चीज का, तो भैया आपका जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसका। और क्या देखा, तो ध्यान से देखो, हमने ये जाना कि कण प्रभाव यानी कि फोटोन के कारण ही हम प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझ सकते हैं। कहानी समझ में आ गई? एकदम बढ़िया, मजेदार। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं, ठीक है, और 1 मिनट के लिए इसको यहां से हटाते हैं। ये हमने देख लिया, सारे पॉइंट्स देख लीजिए, डायग्राम अब आपको क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए सारे पॉइंट्स के, क्योंकि इसमें आपके नोट्स भी बन जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को नोट कीजिए। कर लिया, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज, जितने फोटोन आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जितने फोटोन आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। एक इलेक्ट्रॉन आएगा को निकालना है तो एक फोटोन देना पड़ेगा। 50,000 फोटोन मारे तो 50,000 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बशर्ते फोटोन की जो ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन की जो वर्क फंक्शन है, कार्यफलन ऊर्जा है, वो न्यूनतम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है उससे ज्यादा होनी चाहिए। कहानी समझ में आ गई? चलो इन पॉइंट्स को भी नोट कर लो। प्रत्येक धातु के लिए एक अभिलाक्षणिक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसे हम देहली आवृत्ति यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसको हम लोग न्यू नॉट से दर्शाते हैं। बात समझ में आ गई? मिटा देते हैं इसको भी, ठीक है। और ये सारी चीजें को आप अपनी कॉपी में नोट 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 कर लीजिएगा। तो कुछ अलग अलग हमारे पास धातुओं के कार्यफलन यानी कि वर्क फंक्शन दिए हुए हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्लियर? तो इस तरीके से हमने बढ़िया तरीके से पढ़ लिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगली जो कक्षा होगी उसमें हम बोर के हाइड्रोजन एटम के मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, और वो आपको कक्षा कहां पर मिलेगी, तो भैया उसके 3 तरीके आपके सामने हैं। इसको भी नोट कर लिया है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। तो उसके जो 3 तरीके हैं वो कौन से हैं, तो एक तो YouTube है जहां से फिलहाल में आप ये देख रहे हो, प्लेलिस्ट में जाकर आप बढ़िया से देख सकते हो। बहुत सारे आप लोगों के डाउट्स होते हैं कि सर वीडियोस कहाँ हैं, तो बेटा कम्युनिटी पोस्ट चेक करते रहा करो और प्लेलिस्ट पर जाकर भी आप देख सकते हो। पर यदि आप प्लेलिस्ट पर जाकर नहीं देखना चाहते हो तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप प्ले स्टोर से मैग्नेट ब्रेन्स ऐप डाउनलोड कर लें या गूगल पर जाकर सर्च करें magnetbrains.com। सर्च किया, क्लिक किया, आपके सामने कुछ ऐसा होगा। इसमें ध्यान से देखो, हमारा इंग्लिश मीडियम चैनल है जिसमें आप नर्सरी से लेकर 12वीं तक CUET CBSE मीडियम है, आपका बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए आपका हिंदी मीडियम चैनल है, आप इन सब के वीडियोस देख सकते हो। अब मान लेते हैं कि आप कक्षा 10वीं में, मान लेते हैं आप कक्षा 11वीं में है, उसके लिए भी बताऊंगा, ठीक है। मान लेते हैं कि आप कक्षा 10वीं में हैं, हिंदी माध्यम विद्यार्थी, आपने यहां क्लिक किया, जैसे ही आपने क्लिक किया इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। कक्षा 11वीं में हो तो यहां क्लिक कर देना, 10वीं में हो तो यहां क्लिक कर देना। अब ये सारे विषय हैं। अब मान लेते हैं कि कक्षा 10वीं की आपको भौतिक विज्ञान पढ़नी है, तो हमारे धुरंधर हैं संदीप सर, आप यहां पर क्लिक कर दो। जब क्लिक करोगे तो फिजिक्स के वीडियोस चालू हो जाएंगे। मान लेते हैं कि आपको केमिस्ट्री पढ़नी है कक्षा 10वीं की, ठीक है, तो आपने यहां क्लिक किया, जैसे ही आपने क्लिक किया आप इधर पहुंच गए। अब यहां पर क्या होगा, जादू कैसे होगा, पूरा का पूरा जो कोर्स है वो आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आई? ठीक है, मतलब हर चैप्टर के टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपके एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आपको, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी, सब कुछ मिलेगा बढ़िया से क्वालिटी कंटेंट के साथ में, हर एक चैप्टर के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और हर विषय आपका शुरू होगा पाठ्यक्रम परिचय से। मान लेते हैं आपने यहां पर क्लिक कर दिया तो आपको एक लेक्चर मिलेगा, भाई इंट्रोडक्शन एक ही लेक्चर होगा, ये लो, इस तरीके से इंट्रोडक्शन जो है वो शुरू हो जाएगा। आप यदि उसके नीचे कहीं पर क्लिक करते हैं तो उसमें जितने भी वीडियोस होंगे, जैसे देखो पहले अध्याय में 8 लेक्चर हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे, राइट। कुछ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, कोई कूपन नहीं खरीदना, कुछ नहीं करना, कलम उठाइए, कॉपी उठाइए, शुरू हो जाइए और एग्जाम में धमाका मचा कर आइए। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से जो है
आप किसी भी वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी से, जहां पर आपको मिलती है कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक पूरी ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? अगली जो क्लास होगी उसमें हम बोर के एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप ढिंडोरा पीट दो, अपने सारे जो सहपाठी हैं उन लोगों को बता दो कि अगली जो क्लास है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट हम कुछ पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में यदि कोई डाउट होगा तो प्लीज आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।